हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा बायो का यूनिट 4 चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसका थर्ड पार्ट है। इससे पहले पार्ट में हम लोगों ने एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन और उसके टाइप्स देख लिए थे, जिसमें कि हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ चुके हैं, फर्मेंटेशन पढ़ा है हमने। उसके बाद हमने क्रेब्स साइकिल और ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिस्कस किया था और उनकी जो टोटल अमाउंट में एनर्जी आई थी, रिलीज़ हुई थी, वो हमने देखा था। उसके बाद हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद वाला टॉपिक है द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ठीक है, दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली ऑन सर्टन असम्पशन दैट। अब ये बैलेंस शीट कैसे बैलेंस हो रहा है, अभी जो ओवरऑल सारी जो रिएक्शंस हमने देखी है, सारी जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमने प्रोसेस देखी है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखा है हमने। सबसे पहले स्टार्ट किया था ग्लाइकोलाइसिस से, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमें पायरुविक एसिड मिला था। पायरुविक एसिड का हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस देखा। देन वो पायरुवेट एंटर करता है अब कहाँ पर, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें कि हमने टीसीए साइकिल देखी थी, है ना। पायरुवेट ब्रेकडाउन होकर के क्या बना रहा था, लास्ट में ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनाता है ना। और फिर उसके बाद हमने देखा था लास्ट में जो ये इलेक्ट्रॉन टीसीए साइकिल में बच जाते हैं, वो चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जहाँ पर हर इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होता है ना। और इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। अब उनको कैसे बैलेंस किया जाता है वो हम इसमें देखेंगे, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में। There is a sequential orderly pathway functioning with one substrate forming the next, and with glycolysis, TCA cycle and ETC pathway following one after another. Right, मैंने जो बातें बोली वही है। ये एक सिक्वेंशियल और ऑर्डर में पाथवे देखा हमने, जो कि बिल्कुल 1 by 1 थी, है ना। एक के बाद एक पाथवे हमने पढ़ा। विथ वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट, जहाँ पर एक सबस्ट्रेट से दूसरा सबस्ट्रेट बनता जा रहा था, जैसे जैसे वो ब्रेक डाउन होता जा रहा था, फिर नेक्स्ट सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा था। और इन सभी पाथवे को हमने 1 by 1 पढ़ा था, जिसमें इंक्लूडिंग था ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल और हमारी जो थी ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। The NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation। हमें पता है जो NADH जो कि स्टार्टिंग से सिंथेसाइज होता आ रहा है, जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था उसमें भी देखा था कि NADH का सिंथेसिस हो रहा था। और वो NADH कहाँ ट्रांसफ़र हो गए थे, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पर उसने क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद वो कहाँ पहुँचा दिए गए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, यानी कि हमारी ETC में ट्रांसफ़र कर दिए गए। नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। ठीक है, अभी तक हमने देखा कोई भी ऐसा इंटरमीडिएट पाथवे नहीं बचा है जो कि इनके कंपाउंड के सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ में आया गया है। ओनली ग्लूकोज इज़ बिंग रेस्पायर्ड, सिर्फ हमने यहाँ पर देखा कि केवल ग्लूकोज जो है वही रेस्पायर्ड की गई है, वही ली गई है। नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द अदर इंटरमीडिएटरी स्टेज। राइट, हमने जो स्टार्टिंग में जो सबस्ट्रेट लिया था केवल उसी का अभी तक हमने देखा है ब्रेकडाउन। उसके अलावा हमने कोई भी सबस्ट्रेट अदर से ऐड नहीं किया है और ना ही कोई अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट ऐड किया हुआ है, ना ही कोई एंटर करता है इस पाथवे में। तो ओवरऑल जो है शीट क्या है, बराबर बैलेंस बनी हुई है। नेट गेन ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर नेट गेन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 36 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, है ना, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से। तो इसी को क्या बोला हमने, बैलेंस शीट। किस तरीके से जो शीट है वो बैलेंस बनी हुई है, तो वो बैलेंस इसीलिए बनी हुई है क्योंकि ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट टूट रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट बना, फिर एक टूटा दूसरा प्रोडक्ट बना। ठीक है, उसके साथ साथ जो चीज़ें सिंथेसाइज हुई है, रिलीज़ हुई है, उनका भी फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो एंटर होकर के फिर से उनका ऑक्सीडेशन कर लिया गया है। तो इस तरीके से ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो बिल्कुल बैलेंस बनी हुई है ना। उसके अलावा सबसे बढ़िया फैक्ट ये है कि जो ग्लूकोज, केवल और केवल ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लूकोज रिस्पायर हो रही है, ली गई है। उसके अलावा और भी कोई दूसरा प्रोडक्ट ना तो एंटर हुआ है और ना ही उसने उस पाथवे में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और टोटल 36 ATP का फॉर्मेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। नेट गेन ATP की बात करें तो टोटल जो है वो 36 ATP का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है।
अब जो फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन था, फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर ओनली ए पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, वेयर इन द एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज़ ए कम्प्लीटली रिगार्डेड टू CO2 एंड H2। ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है। बट फर्मेंटेशन में क्या होता है, पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, या फिर कहा जाए तो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स का। In fermentation, there is a net gain of only 2 molecules of ATP for each molecule of glucose degraded to pyruvic acid, where many more molecules of ATP are generated under aerobic conditions, right? यदि हम एनारोबिक यानी फर्मेंटेशन की बात करें तो फर्मेंटेशन में केवल 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ATP के केवल 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज के डिग्रेडेशन से। ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होगा तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में केवल 2 ATP का फॉर्मेशन होगा, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा है टोटल 36 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। NADH is oxidized to NAD rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration. NADH का जो ऑक्सीडेशन हुआ था NAD में वो बहुत धीरे धीरे हुआ था फर्मेंटेशन में, बट यही जो डिग्रेडेशन, यही जो ऑक्सीडेशन हुआ था एरोबिक रेस्पिरेशन में वो बहुत फास्ट हुआ था। ठीक है, तो टोटल यदि हम बात करें टोटल एनर्जी की तो 2 जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के 36, यदि हम बात करें 36 मॉलिक्यूल्स जो थे ATP के वो एरोबिक रेस्पिरेशन से आए, प्लस 2 मॉलिक्यूल फर्मेंटेशन की प्रोसेस से आए हैं। तो टोटल हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें कितने ATP बनते हैं, तो 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, राइट। टोटल जो रेस्पिरेशन हुआ है उसमें कितने ATP बने, 38 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, सिंथेसाइज हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्फीबोलिक पाथवे या फिर एम्फीबोलिक पथ। ठीक है, अब ये जो एम्फीबोलिक वर्ड है ये ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए या फिर बायोकेमिकल पाथवे के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, ठीक है, 2 प्रोसेस होती है, हमें पता है, दोनों को मिला करके हमारा मेटाबॉलिज्म बना हुआ है। तो एम्फीबोलिक मीन्स ऐसा होता है जिसमें कि दोनों यूज़ किए जाते हैं, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों जो है दोनों प्रोसेस होती है। कैटाबोलिज्म दैट मीन्स जिसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है। बट एनाबोलिज्म में क्या होता है, ये जो स्मॉल कंपोनेंट है वो कंबाइन होकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक का या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। कैटाबोलिज्म में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल टूट करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे और एनर्जी रिलीज़ होगी। इसमें क्या होगा, एनाबोलिज्म में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन होकर के लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या थी, एक कैटाबोलिक प्रोसेस थी, हमें पता है, जिसमें कि क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था, लार्ज मॉलिक्यूल्स था ग्लूकोज का वो ब्रेक डाउन होता गया और अगेन ये प्रोसेस कंप्लीट होती गई। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। जबकि यदि हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक रिएक्शंस है, ये एनाबॉलिक है ना, एनाबॉलिज्म प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्मॉल जो कंपाउंड्स होते हैं, स्मॉल मटेरियल्स होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया है जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन में क्या यूज़ करते हैं। तो प्लांट जो है रेस्पिरेशन में फैट्स और प्रोटीन इसका यूज़ करते हैं एज ए रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट हुए इनके फैट्स और प्रोटीन, इनका सीधा यूज़ तो हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस में नहीं करते, उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सबस्ट्रेट की ज़रूरत पड़ती है, बीच में एक मीडियम चाहिए होता है, जिसके लिए हम कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सारे मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू वो एंटर करता है ना। क्योंकि अगर हमने रेस्पिरेशन में हमने लार्ज मॉलिक्यूल लिया तो उसका ब्रेक डाउन तो होना ही, और वो ब्रेक डाउन कैसे होगा, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू होगा, है ना। वो मीडियम कौन कौन से थे हमारे इसमें, ग्लाइकोलाइसिस था, क्रेब्स साइकिल थी, फर्मेंटेशन, ये सारी जो प्रोसेस पड़ी थी ये सब एक मीडियम थे जो कि इस प्रोसेस को करवा रहे थे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, फैट्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। ये पाथवे डायग्राम आप लोग देखते जाइएगा, मैं एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ। सबसे पहले जो फैट्स होते हैं, है ना, फैट्स वो टूटते हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है और वो कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, फैट्स का सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा और वो किस में कन्वर्ट होंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये जो ग्लिसरॉल होगा, है ना,
आगे जा कर के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है, हमें पता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हम पढ़ चुके हैं पहले, ये किसका एक प्रोडक्ट है, डाइहाइड्रोक्सीटोन फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एक मीडियम प्रोडक्ट है, बीच में आता है ना ये प्रोडक्ट, हमें पता है। तो एम्फीबोलिक पाथवे जिसमें कि दोनों प्रोसेस हो रही है, यानी कि हम प्लांट के रेस्पिरेशन अपने रेस्पिरेशन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो प्लांट में मैंने बताया कि फैट्स और प्रोटीन के फॉर्म में ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को लेते हैं। तो उनका ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो फैट्स जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है वो किस में कन्वर्ट होंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ना, वो कहाँ उनका जो है फिर से ब्रेकडाउन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, जो कि क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का एक मीडियम प्रोडक्ट है। हमने देखा है ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप बाय स्टेप में ये बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, है ना। देन उसके बाद क्या होता है कि ये जो फैटी एसिड है वो भी किसका एक प्रोडक्ट है, एसिटाइल कोएंजाइम है ना। जो फैटी एसिड बनाए ग्लिसरॉल ने तो ये बना लिया। अब ये जो फैटी एसिड था ये किसका प्रोडक्ट होता है, ये जो हमने एसिटाइल कोएंजाइम पढ़ा था क्रेब्स साइकिल में, ये जो क्रेब्स साइकिल है यहाँ पर हमने एसिटाइल कोएंजाइम पढ़ा था, ये फैटी एसिड उसका प्रोडक्ट है। तो उसका फॉर्मेशन उसमें कन्वर्ट हो जाता है ना। तो प्लांट के जो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, फैट कन्वर्ट होता है फैसिड और ग्लिसरॉल में, और ये ग्लिसरॉल चले जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, और ये जो फैटी एसिड है वो कहाँ पार्टिसिपेट करेगा, क्रेब्स साइकिल में, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक पार्ट है। ठीक है, वहाँ पर उसमें ये ब्रेकडाउन होकर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे फैट का हुआ है वैसे ही प्रोटीन का भी इसी तरीके से ब्रेकडाउन होगा, है ना। प्रोटीन जो है वो ब्रेकडाउन होगा प्रोटीएज एंजाइम की प्रेजेंस में, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका जो सिंपल मॉलिक्यूल होता है अमीनो एसिड, हमें पता है अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा प्रोटीएज एंजाइम की प्रेजेंस में, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड्स में। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं बाद में किस में चले जाएंगे, क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में जाके ये किस में बदल जाएंगे, पायरुविक एसिड्स में। अमीनो एसिड से ही इसका फॉर्मेशन हुआ है पायरुविक एसिड का, जो कि क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है ना। हमें पता ही है कि क्रेब्स साइकिल में जो पायरुवेट होता है उसी का ब्रेकडाउन होता है। इस तरीके से इस पाथवे में मैंने क्या बताया कि प्लांट ने रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लिया था वो क्या था, फैट और प्रोटीन के फॉर्म में था। ठीक है, जो अलग अलग ब्रेकडाउन होकर के किस में चले गए, साइकिल में, और इन साइकिलों के माध्यम से, इन साइकिलों के मीडियम से क्या हुआ, उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई। ठीक है ना, समझ में आ गया। फैट जो था वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ, ग्लिसरॉल ने क्या बनाया, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फैटी एसिड जो कि एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करता है और क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। सेम ऐसे ही प्रोटीन जो है ब्रेकडाउन होकर के प्रोटीएज एंजाइम की प्रेजेंस में अमीनो एसिड बनाएगा, और ये अमीनो एसिड जो है वो आगे जाकर के पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये पायरुविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, तो यानी प्लांट में ये दोनों साइकिल कंप्लीट होती है। सेम ऐसे ग्लूकोज का पाथवे तो हम पढ़ ही चुके हैं कि किस तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, यानी कि प्लांट फैट कार्बोहाइड्रेट तो लेते ही हैं, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन तो होता ही है, हमें पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है। तो प्लांट जो होते हैं रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फैट्स और प्रोटीन का भी यूज़ करते हैं, और फैट और प्रोटीन किस तरीके से फॉर्म होते हैं ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। कार्बोहाइड्रेट का तो आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में पहले ब्रेकडाउन होता है ना। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है सिंपल शुगर में, जिसमें कि ग्लूकोज होती है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आप पढ़ ही चुके हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी जिसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट बनेगा, फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये बनता है। देन अगेन स्टेप होती जाती, लास्ट में हमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर पायरुविक एसिड देता है। ठीक है, और ये पायरुविक एसिड जो है वो कहाँ चले जाते हैं, क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से जो पाथवे परफॉर्म होता है जिसमें कि सभी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो कि प्लांट जिसको एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ करता है उनका किस तरीके से ब्रेकडाउन होता है, और ये सिस्टम किस तरीके से एक दूसरे को कॉपरेट करता है, किस तरीके से एक दूसरे को फॉलो करता है, इसी पाथवे को कहते हैं एम्फीबोलिक पाथवे, जिसमें क्या हो रहा है, दोनों प्रोसेस साथ में हो रही है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक, यानी कि प्रोडक्ट बन भी रहे हैं, प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन भी होता है। इसी पाथवे को हम कहते हैं एम्फीबोलिक पथ या एम्फीबोलिक पाथवे।
ठीक है, तो आप लोगों को ये पाथवे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्विटेंट। ठीक है, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved to the volume of oxygen consumed in respiration is called respiratory quotient और respiratory ratio, right? हमें पता है रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 रिलीज़ होती है ऑक्सीजन कंजप्शन के बाद। ऑक्सीजन यदि हम लेते हैं तो CO2 क्या होती है, रिलीज़ होती है। ठीक है, तो उनके बीच का जो रेशो है उसी को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी क्विटेंट या फिर रेस्पिरेटरी रेशो। क्या कहा जाएगा, रेस्पिरेटरी रेशो। ठीक है, तो रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। जितना हम वॉल्यूम में हमने O2 को कंज्यूम किया है और CO2 का वॉल्यूम रिलीज़ हुआ है, उन दोनों के बीच का जो रेशो है वो है हमारा रेस्पिरेटरी रेशो। इसका फॉर्मूला ये रहा, RQ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन में वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम होता है, ये जो रेशो होता है, डिपेंड करता है ऑन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। किस पे डिपेंड करेगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे, कि हमने सबस्ट्रेट कौन सा यूज़ किया है। सबस्ट्रेट जो होता है डिफरेंट सबस्ट्रेट की डिफरेंट रेस्पिरेटरी क्विटेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, सभी के जो है रेस्पिरेटरी रेशो अलग अलग होता है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट पहली बात तो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसका RQ कितना होता है, 1। कितना होता है रेस्पिरेटरी क्विटेंट, 1। CO2 एंड O2 इक्वल अमाउंट इवॉल्व एंड कंज्यूम, राइट। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन ली गई थी उतनी अमाउंट में CO2 रिलीज़ हुई है, तभी तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। हमें पता है कि एनारोबिक और एरोबिक में डिफरेंस क्या है। एक में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल का, और दूसरे में कुछ ना कुछ जो है वो पार्ट बच जाता है, रिड्यूस पार्ट जो है वो बच जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, यदि कार्बोहाइड्रेट की बात करें, सबस्ट्रेट आपको पता है जिसका हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में यूज़ किया जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ब्रेक डाउन होता है, और वो सबस्ट्रेट प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हो सकता है। या हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसका RQ कितना होगा, 1। क्यों, क्योंकि जितना ऑक्सीजन हमने गेन किया है उतना ही हमने CO2 रिलीज़ किया है, इसलिए इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व एंड ऑक्सीजन कंज्यूम। ये फार्मूला ये देख सकते हैं आप, रिएक्शन C6H12O6 6O2, तो क्या हो रहा है, 6 CO2 रिलीज़ हो रही, 6 वाटर प्लस एनर्जी, यानी कि जितने अमाउंट में CO2 यूज़ किया गया था उतना ही रिलीज़ भी हुआ है। 6 CO2 और 6 O2, 6 CO2 निकले हैं तो 6 O2 अंदर गए, 6 O2 अंदर गए हैं तो 6 CO2 निकले हैं। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशो कितना आता है, 1, यानी कि इक्वल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ है, इक्वल अमाउंट में ऑक्सीजन कंज्यूम की गई है। क्लियर। नेक्स्ट है फैट्स। फैट का यदि हम RQ की बात करें तो लेस देन 1 से कम आता है। अब 1 से कम इसलिए आता है क्योंकि जो वैल्यू होती है उसकी बहुत कम होती है। ऑक्सीजन जितना कंज्यूम किया जाता है उससे डबल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। जितना हमने ऑक्सीजन लिया होता है उससे डबल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं हम, ठीक है। टोटल जो है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इवॉल्व हुई है, 102, और ऑक्सीजन कितनी गई है, 145, यानी कि डिफरेंस तो दिख ही रहा है। यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है ना, 102 ही CO2 रिलीज़ हुई है, 145 ऑक्सीजन ली गई थी, तो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। यहाँ पर हमारा रेशो आ रहा है 0.7। सेम ऐसे ही प्रोटीन का RQ कितना होगा, 9 होता है। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी सब्सटेंट जो होते हैं उनके सबके अलग अलग जो है RQ रेस्पिरेटरी रेशो अलग अलग होता है, जिसमें हम क्या मेज़र करते हैं, कितने अमाउंट में ऑक्सीजन को गेन किया और कितने अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो गेनिंग के बाद CO2 रिलीज़ हुई है, और उन दोनों को यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है रेस्पिरेटरी क्विटेंट यानी कि RQ रेशो जो है वो अपने आप आ जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा और वो कंप्लीट हुआ है, जिसमें कि हमने पूरे रेस्पिरेशन की स्टेप बाय स्टेप एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन साइकिल्स जो है वो पढ़ी है हमने,
ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, फर्मेंटेशन और एम्फीबोलिक पाथवे ETC, ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है।